मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजुल सिंह बीएससी पार्ट थर्ड के सभी बच्चों को कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में आज अगेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियोज़ में आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में चूँकि हमें ग्लूकोज पढ़ना है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हमने पिछली क्लास में लेक्चर में इस्टेब्लिश किया था और उसके आधार पे बताया था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं स्ट्रेट फॉर्म में। पहला कार्बन पे एल्डिहाइड समूह और लास्ट के कार्बन पे प्राइमरी अल्कोहल होता है और बाकी कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 पर H और OH समूह ऑल्टरनेट क्रम में लगे रहते हैं। इस तरह से हमने इस ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया था पिछले वाले लेक्चर में। पर चूंकि इस स्ट्रक्चर को हमने इस्टेब्लिश कर लिया, पर कुछ बातें जो कि ग्लूकोज की संरचना में अधूरी रह गई, वो ये कि अभी तक मैंने यही बताया था कि ये संरचना ग्लूकोज की लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आसानी से प्रदर्शित की जा सकती थी और बताई जा सकती थी। परंतु ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस थी जिनका जवाब ग्लूकोज की ओपन चेन के स्ट्रक्चर के द्वारा हम नहीं समझा सकते थे। और वो क्या था कि ग्लूकोज में चूंकि एल्डिहाइड समूह है और एल्डिहाइड समूह के होने का एक सबसे अच्छा जो रिएक्शन है वो कि वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है और ग्लूकोज को भी शिफ्ट रिएक्शन के साथ, शिफ्ट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करनी चाहिए थी, परंतु ये ग्लूकोज शिफ्ट अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग नहीं बनाता है। साथ ही ये एल्डिहाइड समूह अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडेक्ट बनाता है अगर ये एल्डिहाइड समूह है तो, परंतु ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होने के बावजूद भी अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कोई योगोत्पाद नहीं बनाता है। दूसरा, एक साइंटिस्ट थे टॉनरेट, जिन्होंने 1895 में ग्लूकोज के 2 रूपों को पृथक किया। अभी तक तो हमने आपको यही सब स्ट्रक्चर बताया कि ग्लूकोज का एक संरचना होता है, परंतु टॉनरेट ने क्या किया कि जो ग्लूकोज ज्ञात था उसको पहले एल्कोहल और जल के मिश्रण में घोल के क्रिस्टल बनाए और क्रिस्टल को जब देखा गया तो उनका मेल्टिंग पॉइंट आया 146 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका नाम उन्होंने टॉनरेट ने अल्फा ग्लूकोज नाम दिया। फिर उन्होंने दूसरी बार ग्लूकोज को गर्म पिरिडीन से रिक्रिस्टलाइज किया और रिक्रिस्टलाइज करने पर जो ग्लूकोज के क्रिस्टल मिले वो मेल्ट हुए 148 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसको टॉनरेट ने नाम दिया बीटा ग्लूकोज। तो इस तरीके से अब हमारे सामने बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई कि ग्लूकोज ये है अथवा टॉनरेट द्वारा बताया गया अल्फा और बीटा ग्लूकोज। परंतु चूंकि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। साथ ही में एक रिएक्शन और की गई कि जब ग्लूकोज को मिथेनॉल और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हमें एक कंपाउंड की जगह अगेन हमें 2 मिथाइल ग्लूकोसाइड प्राप्त हुए, जो कि इस संरचना के द्वारा प्राप्त होना संभव नहीं था। तो ये माया गया, ये सोचा गया कि क्या वास्तव में ग्लूकोज ये संरचना है अथवा कोई ऐसी संरचना है जो अपने 2 रूपों में पाई जाती है। और इसके लिए सजेस्ट किया गया तो हो सकता है कि ग्लूकोज ओपन चेन न होकर कोई एक चक्रीय संरचना के रूप में पाया जा सकता हो, परंतु अभी तक कोई स्पष्ट नहीं किया गया था। इसलिए फिर एक और रिएक्शन की गई, एक और ऐसी घटना हमें देखने को मिली जिसको हम कहते हैं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन। कि ये क्या होता है, हमने उस अल्फा ग्लूकोज को जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, जो टॉनरेट ने पृथक किया था, उस अल्फा ग्लूकोज को हमने जल में घोला और फ्रेशली प्रिपेयर्ड इस सॉल्यूशन को इसका हमने ऑप्टिकल रोटेशन ज्ञात किया, विशेष ध्रुवण घूर्णन ज्ञात किया गया। तो हमने देखा उसका ध्रुवण घूर्णन का मान 100 प्लस 112.2 डिग्री के रूप में आया, जो कि धीरे धीरे घटता प्लस 52 डिग्री में परिवर्तित हो गया। सेम प्रोसीजर हमने बीटा ग्लूकोज के साथ भी किया। बीटा ग्लूकोज को जल में घोला तो उसका विशेष घूर्णन आया धीरे धीरे प्लस 18.7 डिग्री। स्टार्टिंग में 18.7 था और जो कि धीरे धीरे बढ़ता 52.5 डिग्री में परिवर्तित हो गया। तो ये घटना बड़ी अजीबोगरीब थी कि जब अल्फा या बीटा दोनों को जल में घोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन देखते हैं, तो स्टार्टिंग में ऑप्टिकल रोटेशन कुछ और आता है, वो बाद में घटते या बढ़ते क्रम में अंत में वो विशेष घूर्णन 52.5 डिग्री पर जाकर फिक्स हो जाता है। तो ये माना गया कि ये घटना
क्या कहलाएगी? तो उन्होंने कहा कि ध्रुवण घूर्णन पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन में समय के साथ क्रमिक धीरे धीरे परिवर्तन को हम म्यूटारोटेशन या परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। और ये परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन ग्लूकोज का चक्रीय हेमी एसिटल रूप की एक विशेषता है। और ये बात माना गया कि जो हमने विवृत श्रृंखला, ये वाली ओपन चेन स्ट्रक्चर पहले बताई गई थी, वो कभी भी परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन में भाग नहीं ले सकती। अतः इस बात से ये बात तो फिक्स हो गई, तय हो गया कि ग्लूकोज हो ना हो अल्फा और बीटा रूप के रूप में पाया जाता है। और अल्फा और बीटा रूप साम्यावस्था के द्वारा, जो कि एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 है, इसके साथ साम्यावस्था में रहते हैं। यानी अल्फा ग्लूकोज स्टार्टिंग में प्लस 112.2 डिग्री, जल में घोलने के बाद वो साम्यावस्था पर आता है और वह वापस से बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और बीटा ग्लूकोज फिर साम्यावस्था रूप में आता है और अल्फा में बदल जाती है। यानी कंटिन्यूसली ये लगातार एक दूसरे में बदलते जाते हैं वाया इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसको हम साम्य मिश्रण कहते हैं, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 डिग्री पाया गया। इन सारी अभिक्रियाओं को समझने के लिए ग्लूकोज के चक्रीय संरचना की व्याख्या की गई, जिसमें ग्लूकोज का OH, कार्बन नंबर 5 का OH का H इंटरनली ऊपर वाले एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ जाता है। जुड़ने के कारण क्या होता है, इसका लिंकेज, ये वाला जो ऑक्सीजन कार्बन नंबर 5 का, वो कार्बन नंबर 1 के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाता है। तो आप लोग सब ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, तो ये 6 मेंबर्ड एक रिंग की तरह से संरचना हो गई। तो उन्होंने कहा जब H इधर है कार्बन नंबर पे, OH इधर थे, उसको उन्होंने नाम दिया अल्फा डी ग्लूकोज। और जब OH इधर है, H इधर है, तो इसका नाम दिया गया हमने बीटा डी ग्लूकोज। तो ये इंटरनली हेमी एसिटल लिंकेज का निर्माण करता है। और इसके आधार पर आंतरिक हेमी एसिटल बनने के कारण हमने देखा कार्बन नंबर 1 पर एक असममित कार्बन बन जाता है। ध्यान से देखें, असममित कार्बन किसे कहते हैं? ये वाला कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग समूह के द्वारा निरूपित की जाए, पर कार्बन नंबर 1 अगर स्टार्टिंग में देखें तो इसकी 2 संयोजकता ऑक्सीजन के साथ थी। अब चारों संयोजकता 4 अलग अलग समूह के द्वारा जुड़ी हुई हैं, जिसलिए एक नया असममित कार्बन बन जाने के कारण हमने देखा कि इसका ये आंतरिक रूप से एक नया असममित कार्बन बन गया, जिसके कारण हमें 2 डाइस्टीरो आइसोमर्स यानी कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। और दोनों केवल कार्बन नंबर 1 पर विन्यास में भिन्नता रखते हैं, इसलिए ऐसे डाइस्टीरोमर्स को हम एपीमर भी कहते हैं। एपीमर मतलब जैसे कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, जिसको हम एपीमर के रूप में भी समझा सकते हैं। इस तरह से जब हमारे सामने दोनों रूप हमारे सामने आ गए कि ये अल्फा है और ये बीटा, तो हम उन सारी बातों का आप जवाब देने में सक्षम हो सके जो कि पहले जवाब दे नहीं पा रहे थे ओपन चेन स्ट्रक्चर के कारण, कि पहला ग्लूकोज अल्फा बीटा और बीटा फॉर्म साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। बिल्कुल स्टॉर्नरेट ने जो बताया तो बिल्कुल सही पाई गई। आंतरिक हेमी एसिटल बनना के कारण परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित हुआ और ये जल की उपस्थिति में ही होता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो म्यूटारोटेशन की घटना है केवल जल की उपस्थिति में ही होती है ध्रुवण घूर्णन के कारण। और चूंकि जल एक उभयधर्मी विलायक है और उभयधर्मी विलायक के कारण ये अम्ल क्षार और दोनों रूपों की तरह से काम करता है, कभी एसिड की तरह भी वर्क करता है और बेस की तरह भी वर्क करता है। और ये जैसे कि मैंने इसमें बताया कि अल्फा ग्लूकोज में जब जल की अभिक्रिया होती है तो H नीचे जुड़ जाता है और OH इस कार्बन पर जुड़ जाता है, पर चूंकि एक ही कार्बन पर 2 OH समूह स्थायी नहीं होते, वापस एक जल का अणु निकलता है, पर जैसे ही निकलता है इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है और हमें बीटा रूप प्राप्त होता है। सिमिलरली अगेन बीटा पे जल का एडिशन होगा, ये वापस ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगी और वापस इसमें जल का अणु निकल के वापस से अल्फा फॉर्म के अंदर बदल जाएगा। इस तरीके से ये अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में लगातार एक दूसरे से ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तीसरी बात जो कि हमें जवाब मिलना था कि 2 मिथाइल ग्लूकोसाइड क्यों मिलते हैं, तो हमने रिएक्शन देखी कि ये कार्बन नंबर 1 का OH जो था वो मिथेनॉल और एसिल के साथ अभिक्रिया करने के बाद OCH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें मिथाइल ग्लूकोसाइड अल्फा और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड प्राप्त होते हैं। और इनका बनना भी एक चक्रीय संरचना के द्वारा बनने के कारण ये बात सिद्ध हो जाती है। अब तीसरी बात ये थी कि वाई शिफ्ट रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं।
क्योंकि ये देखा गया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर केवल 0.5% अमाउंट के रूप में ही पाया जाता है। बहुत कम अमाउंट है, पर ये अमाउंट इतना सफिशेंट है कि ये सोडियम ये HCN के साथ, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन साथ, टॉलरेंट रिएजेंट के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है। फॉस्फोरस और HI के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर सकता है अभिक्रिया। डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया कर सकता है। कि ये इतना सा अमाउंट सफिशेंट है इन सारी रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त है। परंतु चूँकि 0.5% जैसे ही काम में आता है, सारी की सारी साम्यावस्था, चूँकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सारा अभिक्रिया जो क्लोज चेन थी वो सब ओपन चेन में बदलने लगती है। और साथ ही में हमने देखा ये 0.5% की अभिक्रिया का जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये इतना सफिशेंट नहीं है कि ये शिफ्ट रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर सके। यानी कहना चाहिए कि ये शिफ्ट रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड इस 5% को जब तक देख पाएँ या रिएक्ट कर पाएँ, उससे पहले ही वो ये ओपन चेन या तो अल्फा में या बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं शिफ्ट रिएजेंट ना तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर पाएगा और ना ही शिफ्ट रिएजेंट के साथ। इसलिए ग्लूकोज एल्डिहाइड होने के बावजूद भी इन दोनों रिएजेंट से अभिक्रिया नहीं कर पाता। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये बात समझ लें कि आज की तारीख में, आज की क्लास में जो मैंने बताया कि ग्लूकोज एक संरचना के रूप में न पाया जाकर 2 संरचनाओं के रूप में पाया जाता है, जिसका नाम है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, और दोनों की दोनों एक चक्रीय संरचना है।